इस प्लेटफॉर्म पर। और ये बहुत ही ज्वलंत विषय है जिस पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगर आप किसी भी एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में बात करें, एक्सटेंडेड फैमिली से मेरा मतलब है कि माता पिता, उनके 2-3 बच्चे, उनका परिवार। अगर आप इस तरह की किसी भी एक्सटेंडेड फैमिली को देखते हैं तो आपको कोई ना कोई डायबिटिक उसमें से जरूर मिल जाता है। सो इट इज वेरी कॉमन आज के दिन में। जबकि पुराने समय में जब हम लोग छोटे बच्चे थे, ये इतना आसान नहीं था। बहुत लेट में जाके 60s में जाकर के कहीं ब्लड शुगर लेवल बढ़ना शुरू होता था, और तब लोग इसको राजरोग बोलते थे कि ये बड़े लोगों की बीमारी है और अमीर लोगों को होती है। परंतु आज की डेट में इसका प्रेवलेंस बहुत ज्यादा होता जा रहा है और सिचुएशन वर्स्ट टू वर्स्ट होती चली जा रही है। अगर हम इसको डिफाइन करें डायबिटीज को, तो ये एक तरह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें या तो हमारी बॉडी में इंसुलिन सफिशिएंट बनता नहीं है, और अगर बनता भी है तो वो सेल्स को अवेलेबल नहीं हो पाता है। अगर हम डायबिटीज के टाइप्स के बारे में बात करें तो ये 3-4 तरह के डायबिटीज होते हैं। मेन मुख्यतया टाइप 1, टाइप 2, जेस्टेशनल एंड प्री डायबिटीज में। टाइप 1 डायबिटीज बच्चों में होता है, ज्यादातर 20 साल से कम उम्र में होता है, और उसमें इंसुलिन बॉडी में बनता ही नहीं है। और ये इसलिए थोड़ा मुश्किल होता है इसके साथ लाइफ को मैनेज करना। और जो टाइप 2 डायबिटीज है, ये ज्यादातर एल्डरली पर्सन्स में होता है, 40+ में होता है, पर आजकल तो अर्ली भी होने लगा है। और उसमें इंसुलिन बॉडी में प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये अवेलेबल बॉडी को नहीं हो पाता, या फिर ओबेसिटी वगैरह के कारण जितना की बीमारी है, और जो जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और कई केसेस में हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। तो जो ये आज का टॉपिक है, इसमें मेरा विश्वास है कि हम रिवर्सिबल ब्लड शुगर पर की तरफ फोकस करें तो अच्छा होगा। जब कोई व्यक्ति डायबिटिक होता है तो उसको बहुत दिनों तक पता ही नहीं चल पाता कि उसको उसका ब्लड शुगर हाई है, और जब तक पता चलता है तब तक काफी लॉसेस हो चुके होते हैं। लेकिन इसके कुछ सिम्टम्स बढ़ती हुई शुगर के साथ में पता चलने लगते हैं, जैसे कि प्यास बहुत ज्यादा लगना, भूख बहुत ज्यादा लगना, यूरिनेशन, बार बार पेशाब की इच्छा होना, थकान महसूस होना। इस तरह से कुछ ये सिम्टम्स हैं जिनसे एक अगर किसी व्यक्ति को, आपके जानने वालों में ऐसा महसूस होता है, तो आप उसे एक बार जरूर सजेस्ट करें कि वो अपना ब्लड शुगर टेस्ट कराए। 40s के बाद वैसे भी टाइम टू टाइम अपने ब्लड शुगर को टेस्ट कराने की जरूरत होती है। देन अगर डायबिटीज हो जाता है तो क्या होता है कि ये बहुत सालों तक, चूंकि छुपी हुई बीमारी होती है, ये बॉडी में छुपी रहती है और पता नहीं चल पाता है, पर ये अंदर ही अंदर शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाती रहती है, जिसमें दो तरह के खास चेंजेस होते हैं बॉडी में, जिसमें माइक्रोवेस्कुलर डिसीजेस होती हैं, जिसमें रेटिनोपैथी, जिससे आंखों की रोशनी कम होने लगती है, रेटिना खराब होने लगता है, पर्दे को नुकसान होने लगता है। नेफ्रोपैथी यानी कि किडनी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। एक्सेसिव शुगर फिल्ट्रेशन से बॉडी में किडनी पे प्रेशर आता है, और जिसकी वजह से नेफ्रोपैथी हो जाती है। न्यूरोपैथी यानी कि आपके जो मसल्स हैं वो डैमेज होने लगते हैं, और नर्व्स डैमेज होने लगती हैं, जिसकी वजह से ये न्यूरोपैथी हो जाती है। देन मैक्रोवेस्कुलर डिसीजेस, मैक्रोवेस्कुलर डिसीजेस में ब्लड प्रेशर एक कॉमन चीज है जो हो जाती है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है ऐसे केसेस में, और फाइनली हार्ट अटैक जैसी संभावनाएं भी हो जाती हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं मैक्रो एंड माइक्रो की, तो हमें ये देखना होगा कि हमको ए बी सी पर कंट्रोल को देखना होगा। ए फॉर HbA1c, बी फॉर ब्लड प्रेशर, एंड सी फॉर कोलेस्ट्रॉल।
सो डायबिटीज को मैनेज करने के लिए हमें ABC पर ध्यान देने की जरूरत है। एंड फाइनली अगर ये कंट्रोल कंडीशन में नहीं हुई तो ये पैरालिटिक तक पर्सन को बना देती है, और इस तरह की कुछ समस्याएं जो हैं वो बॉडी में हो जाती हैं। हाउ टू मॉनिटर योर डायबिटीज। एक सामान्य जो आपके ब्लड में ग्लूकोज का स्तर होता है वो 80 to 120 होता है। फास्टिंग 80 के आसपास होना चाहिए, और 120 भोजन करने के 2 घंटे के बाद होना चाहिए। लेकिन ये ह्यूमन बॉडी है जो कि हर व्यक्ति की बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। तो यहाँ पर नॉर्मल कंडीशंस में 70 to 100 और 70 to 140 आता है नॉर्मल कंडीशंस में। प्री डायबिटिक्स में थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है, परंतु अगर आपका खाना खाने के बाद 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर शुगर का लेवल हो तो ये डायबिटिक केस माना जाता है। डायबिटीज को समझने से पहले हम एक थोड़ा सा एक झलक लेते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। वेट, यस, यस, ये हमारा भोजन है और जो कि इपिग्लॉटिस को क्रॉस करते हुए ईसोफेगस में जाता है, और ईसोफेगस से जाकर के ये हमारे स्टमक में फूड आता है, जहां पर वो लगभग 4 घंटे तक रहता है। और स्टमक में बहुत सारे इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स, सलाइवरी एमाइलेज सलाइवा से ही मिलता है, और फिर फाइनली ये स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, और जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है शरीर से और एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसी प्रक्रिया में हम देखें अगर तो हमारे स्टमक के पीछे एक पेंक्रियास जो कि एक डक्ट होती है, वो होती है जिसमें बीटा सेल्स पाई जाती हैं और जो कि इंसुलिन सिक्रीशन का काम करती हैं। बिकॉज ऑफ दैट इंसुलिन सिक्रीशन जो सेल, एक तरह से सेल का दरवाजा जो है वो खुलता है इंसुलिन की वजह से, और जो हमने भोजन से न्यूट्रिएंट्स को लिया है, कार्ब्स को लिया है, शुगर को लिया है, वो उसी कंडीशन में सेल के अंदर जाता है इंसुलिन की प्रेजेंस में। अगर इंसुलिन नहीं होता है तो सेल का दरवाजा नहीं खुलता है, और क्या होता है, सेल स्टार्व करती है और ब्लड में शुगर ओवर हो जाता है, और यही कंडीशन डायबिटीज बोली जाती है। और ये जो ब्लड में लगातार ओवर शुगर जब रहता है तो उससे बहुत तरह की समस्याएं पैदा होती हैं, जिनके बारे में हमने आपको पहले बताया। और सेल्फ स्टार्व करती है, इसीलिए वेट लॉस भी होता है। इसके अलावा कीटोसिस हो जाती है जिसकी वजह से वेट लॉस होता है। अब पेंक्रियाज का हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। अनहेल्दी पेंक्रियाज में ये कुछ चीजें हैं जिसमें सबसे एक जेनेटिक रीजन होता है। अगर किसी के पेरेंट्स को का डायबिटिक हिस्ट्री है तो बच्चों में भी फ्यूचर में जाकर के हो जाती है। अल्कोहल, टोबैको, है ना, हाई फैट कंजम्पशन, ओवरवेट, ये सारी चीजें हैं जिनको कि जो हमारी पेंक्रियाज को की हेल्थ में बाधा उत्पन्न करती हैं। सो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए और इससे बचना चाहिए। देन हाउ टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। तो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना बहुत ही जरूरी है एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। और इसमें आप देख रहे हैं स्लाइड में मैंने लिखा है EARN, वेयर E स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज, यू हैव टू अर्न योर हेल्थ। और शुगर की भी कंडीशन में यही होता है कि डायबिटीज को मैनेज करने के लिए वी हैव टू अर्न इट। तो हाउ वी कैन अर्न इट, एक्सरसाइज। आपको सप्ताह में कम से कम 5 दिन की एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसमें एरोबिक एक्सरसाइजेस होती हैं, रेजिस्टेंट एक्सरसाइजेस होती हैं। जैसे एरोबिक्स में आपका टहलना हो गया, आपका तैराकी हो गया, आपका दौड़ना हो गया। पर अगर कोई व्यक्ति इंसुलिन पर है तो उसे अपने एक्सरसाइज को अपने डॉक्टर से बात करके ही प्लान करना चाहिए। अदरवाइज कभी कभी क्या होता है कि शुगर बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जो कि अगेन एक नुकसानदायक स्थिति होती है। रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस में आपकी वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस होती हैं। देन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जिसमें प्राणायाम्स होते हैं, जिसमें सेलुलर लेवल पे काम होता है। और
प्राणायाम जो होता है ये हमारा फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। तो इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को हमें अपने एक्सरसाइजेस के साथ शामिल करना चाहिए। और इस तरह से जब हम एक्सरसाइज में होते हैं तो हमारी इम्यूनिटी एनहेंस होती है और हम रिस्क को दूर करते हैं। अगेन, ई ए फॉर एटीट्यूड। आपको आपका जो एक्चुअली क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो हमारा हार्मोनल सिस्टम होता है, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। और जैसे ही हम स्ट्रेस में आते हैं हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है वो डिस्टर्ब होने लगता है। और जब प्रॉपर हार्मोन्स नहीं मिलते हैं तो हमारी बॉडी अपना जो नेचुरल मैकेनिज्म है उसको नहीं कर पाती है और फिर हम इस तरह की समस्याओं में जाते हैं। तो वैसे कहना तो थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ को हमेशा पॉजिटिव ऑरा में रखें। बहुत सारी चीजें हमें डिस्टर्ब करती हैं, उनसे हम थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। जो चीज हमें खुशी देती है हम उसकी तरफ जाएं, जिससे कि हम अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकें और एक फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ को पा सकें। देन रेस्ट, लेट नाइट जगना, सुबह 9, 10, 11 बजे तक सोना, ये सारी चीजें जो हैं आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती हैं। सो ऐसे में आपको अपनी कंप्लीट नींद लेनी चाहिए और आपको ब्लू स्क्रीन को अपने स्लीपिंग टाइम से लगभग 2 घंटे पहले दूर कर देना चाहिए। ये मुश्किल है आज की डेट में काम के साथ में, लेकिन फिर भी अगर हम ऐसा करते हैं तो हम चीजों को काफी हद तक अपने कंट्रोल में ले आते हैं। देन EAR, एक्सरसाइज, एटीट्यूड एंड रेस्ट के बाद जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है जो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है, दैट इज न्यूट्रिशन। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो हम इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिशन। मैक्रो न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट जो कि हमको एनर्जी देता है, प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी का एक एक एंजाइम, एक एक हार्मोन प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड। हमें किसी भी तरह का अगर बॉडी में कोई नुकसान हो जाता है, कोई कट हो जाता है, वो प्रोटीन की वजह से ही हीलिंग होती है। देन फैट की बात अगर आती है तो गुड फैट का इस्तेमाल करना चाहिए, हमको ट्रांस फैट से बचना चाहिए। अगर हम गुड फैट की अगर बात करते हैं तो इसमें हमारा मस्टर्ड ऑयल है, देशी घी है, कोकोनट ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, ये हमारे होते हैं फैट्स में। इन्हें बार बार कुक करके नहीं यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें फिर ये ट्रांस फैट्स में बदल जाते हैं और इनका जो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो जिनका हमारी बॉडी में काम होता है, वो एसेंशियल फैटी एसिड जो है वो डैमेज हो जाते हैं और फिर फैट अपना फायदे का काम देने के बजाय कुछ नुकसान पैदा करना शरीर में शुरू कर देता है। देन अगर विटामिन और मिनरल की बात करें तो अगर से हम व्हीकल से बात करें तो हम जो पेट्रोल के साथ में ल्यूब्रिकेंट यूज करते हैं, उसी तरह से ये विटामिन एंड मिनरल्स ह्यूमन बॉडी में एक ल्यूब्रिकेंट का काम करते हैं। और ये हमारी बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, बहुत हमारा हमारा जो फूड है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, इन सब के बीच में ये एज ए कैटलिस्ट रोल प्ले करते हैं। और जो फूड हमने लिया है उससे प्रॉपर एनर्जी प्रोडक्शन का काम विटामिन और मिनरल्स के प्रेजेंस में ही होता है। इनकी बॉडी में बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, पॉइंट 1.2 मिलीग्राम, है ना, 1.4 मिलीग्राम, 0.7 मिलीग्राम, लेकिन इनका रोल बहुत जबरदस्त होता है। तो इसलिए विटामिन और मिनरल को हमको अपनी बॉडी में इस पर नजर रखनी चाहिए कि हमारी बॉडी में अवेलेबल हो। अगर हम डायबिटीज पर बात कर रहे हैं तो विटामिन डी, सेलेनियम, जिंक, क्रोमियम, ये सारे ऐसे ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो हमारे बीटा सेल से, पेंक्रियाज में बीटा सेल से इंसुलिन सेक्रेशन में मदद करते हैं। अगर हमारी बीटा सेल्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे तो फिर अगेन हमको ये प्रॉब्लम होगी हाई ब्लड शुगर की। हमें थोड़ा सा ईटिंग हैबिट्स पर ध्यान देने की जरूरत है। तो यहाँ पर मैंने प्रेजेंट किया है एक थाली को, एक हेल्दी प्लेट को प्रेजेंट किया है, जिसमें हम अगर मोटी भाषा में बात करें तो हमारी जो आधी थाली है वो वेजीज एंड फ्रूट्स से भरी हुई होनी चाहिए। देन बची हुई आधी थाली में हमारे प्रोटीन होना चाहिए और
होल ग्रेन्स होने चाहिए। हमें मैदे से, चीनी से, गुड़ से, कई बारी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि चीनी से अच्छा गुड़ होता है। यस, चीनी से अच्छा गुड़ होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें मिनरल ज्यादा मात्रा में होते हैं। लेकिन डायबिटिक पेशेंट के लिए, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो गुड़ हो, चाहे वो शहद हो, वैसे तो शहद बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें, पर डायबिटिक्स के लिए इसको थोड़ा सा इसका सेवन जो है कंट्रोल्ड कंडीशन में करना चाहिए। परंतु कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारी स्टैंडर्ड थाली है, हमारी जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है, हमारी जो जॉब है, हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं, उसमें हमारी ये कंप्लीट थाली नहीं बन पाती, और फिर वहां पर शुरू हो जाती है लैकिंग। और इस लैकिंग को पूरा करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितना डिफरेंट कलर के फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं, अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो हमारी डाइट में पर डे आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आपके रूट एंड ट्यूबर वेजिटेबल्स एंड अदर वेजिटेबल्स मिनिमम 100 ग्राम्स के होने चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। इसके अलावा डिफरेंट कलर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। डिफरेंट कलर का क्या मतलब है कि हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में फाइटो फैक्टर्स होते हैं। जैसे अगर हम टमाटर की बात करें तो लाइकोपीन, आपके पोमग्रेनेट अनार की बात करें तो इलाजिक एसिड, आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात करें, पालक की बात करें तो हमारा क्लोरोफिल, अगर हम अपने पर्पल कलर की फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें, बैगन की बात करें तो सोलेनिन। ये सारे जो ये इंद्रधनुष धनुषी रंग होते हैं, इनका हमारी बॉडी में काम होता है। पर कभी कभी क्या होता है कि अपनी हड़बड़ी में और अपने रोजमर्रा के कामों में हम उतना ध्यान नहीं दे पाते, तो ये हमारी जो डाइट है वो इनसफिशिएंट हो जाती है। प्रोटीन्स की जहां तक बात करें, प्रोटीन्स बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप आज की तारीख में देखेंगे तो डायबिटीज के साथ ही साथ, ब्लड शुगर बढ़ने के साथ ही साथ, आपका ये थायराइड प्रॉब्लम्स ये बहुत ज्यादा हो रही हैं। इस तरह की चीजें, ब्लड ब्लड शुगर रिलेटेड, ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ये कंट्रोल की जाती है एंजाइम्स एंड हार्मोन्स से। और हमारे सारे एंजाइम्स एंड हार्मोन्स प्रोटीन के बने होते हैं। कभी कभी लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि बड़े होने के बाद छोटे बच्चों को प्रोटीन की जरूरत होती है, लेकिन बड़े लोगों को प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि प्रोटीन हमें पूरी लाइफ जरूरत होती है। एक छोटे बच्चे को बड़े होने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। अगर कोई लेडी माँ बन रही है तो नन्हे बेबी के विकास के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। शरीर में टूट फूट की मरम्मत के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। आपकी बॉडी के एक एक एंजाइम और एक एक हार्मोन को बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। और अगर हम ओल्ड एज की बात करें तो हमें मसल वेस्टिंग से बचने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है, क्योंकि बुढ़ापे में मसल्स हमारी टूटने लगती हैं, मसल वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। उसको बचने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है, जिससे बॉडी अपने को रिजुविनेट करती है। तो हमें जन्म से पहले से, जब से बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, तब से लेकर के पूरे जीवन एक अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन की जरूरत होती है। अब अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन क्या होता है, इस पे हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर एक चीज पहले मैं आपको ऐड करना चाहूंगी कि मिलेट्स जो हमारे एंशियंट इंडिया की मेजर डाइट था। अगर देखा जाए तो आज से लगभग 30-40 साल पहले, 50 साल पहले, गेहूं के आटे की रोटी तब बनती थी जब घर में मेहमान आते थे। और हम जो राइस खाते थे वो पार बॉइल्ड राइस, ब्राउन राइस होता था। अभी आज हम सारे के सारा राइस पॉलिश्ड राइस खा रहे हैं। और जो राइस के छिलके के नीचे भूसी के तुरंत बाद जो होता है, वहीं पर बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होता है। अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स होते हैं। तो एक्सक्यूज मी, मैं लास्ट में आपके आंसर्स का जवाब दूंगी। जी। तो जो मिलेट्स होते हैं, मिलेट्स की क्या खासियत होती है? दे आर फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दे आर फुल ऑफ फाइबर्स,
दे आर फुल ऑफ बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स। तो इसलिए हमें अपने डाइट में मिलेट को शामिल करने की जरूरत है। मिलेट का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा है, परंतु इस बात का ध्यान रखने की जरूरत होता है कि मिलेट की कम से कम बनाने के पहले 5-6 घंटे पहले सोकिंग हो, क्योंकि इसमें कुछ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं। इसी तरह से कई बारी मैंने देखा है लोग सोयाबीन को मार्केट से लाकर और तुरंत उसको आटे में पिसवा कर यूज करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, जो सोयाबीन होता है उसमें एक एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर। तो वो जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है, ये आपके अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब करने में रोकता है, उसको हिंड्रेंस पैदा करता है। तो इसलिए इसकी प्रोसेसिंग जरूरी होती है। इसको बॉईल करके, इसके छिलके हटा करके, इसको स्टीम करके और तब आप इसको सुखा करके जब क्रश करेंगे, तब इसमें आपको प्रॉपर इसके न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ऐसा ही मिलेट्स के केस में है, इसको भी सोक करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं बात करूंगी न्यूट्रलाइट की। मैं क्यों बात करूंगी न्यूट्रलाइट की, कि दिस इज फर्स्ट इज अवर स्टैंडर्ड थाली एंड सेकंड इज आवर एक्चुअल थाली। आपको ये सांबर की जगह दाल हो सकती है, राइस की जगह रोटी हो सकती है, बट दिस इज नॉट द कंप्लीट थाली। तो इसके लिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। मुझे न्यूट्रलाइट पर बात करना अच्छा लगता है, न्यूट्रलाइट को कंज्यूम करना अच्छा लगता है, क्योंकि न्यूट्रलाइट 1935 से बनी हुई कंपनी है और ये होल प्लांट थियरी पर बेस्ड है। जैसे कि किसी पौधे का हम फ्रूट यूज करते हैं, पर उस पौधे की जड़ में भी कुछ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे काम आते हैं। तो इस तरह से ये जो है होल प्लांट थियरी पर बेस्ड है और ये फाइटो फैक्टर बेस्ड है। ये इको फ्रेंडली एंड बायोडिग्रेडेबल कंपनी है और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, मिट्टी को तैयार करने से लेकर के आपके घर तक फाइनल प्रोडक्ट को भेजने में एक सिंगल कंपनी का हाथ होता है। इसलिए मैं न्यूट्रलाइट पर बात करना पसंद करूंगी। आप कोई भी न्यूट्रिएंट्स यूज कर सकते हैं, तो इसमें आपका कंपल्शन नहीं है, बट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट न्यूट्रलाइट। सो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूट्रलाइट डेली की। जैसा कि मैंने पहली शुरुआत में ही आपको बताया कि हमारे पेंक्रियाटिक हेल्थ के लिए विटामिन एंड मिनरल की सख्त जरूरत होती है। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 13 विटामिन, 11 मिनरल एंड द कॉन्सेंट्रेट ऑफ 6 टाइप ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। ये जैसा डेली इसके नाम से पता चलता है, ये आपके दिन भर के न्यूट्रिशन का 1/3 न्यूट्रिशन देती है। ऐसा माना जाता है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं कि 2/3 न्यूट्रिशन हम अपनी डाइट में लेते हैं। सो इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन व्हाट वी ईट एंड व्हाट वी नीड। ट्रेस एलिमेंट्स की थोड़ी सी कमी, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, वो बहुत सारी चीजें अपने आप बना लेती है। अगर आप उसको कुछ भी देंगे तो वो उसमें से अपने आप चेंजेस कर लेती है। लेकिन अगर वो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी हो गई तो वो चीजें सारी वेस्ट हो जाती हैं। इसलिए ये मल्टीविटामिन मिनरल है, जो कि एक नॉर्मल पर्सन को भी लेना चाहिए और डायबिटिक पर्सन को तो जरूर लेना चाहिए। सेकेंड इज ऑल प्लांट प्रोटीन। ये सोए प्रोटीन आइसोलेट है, इसमें सोए प्रोटीन है, पी है, वीट है। तो इसको, ये सोए प्रोटीन की जो सबसे बड़ी तारीफ होती है वो ये होती है, ये सूडो एस्ट्रोजन की तरह काम करता है। सो लेडीज के लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोटीन होता है, अदरवाइज सभी के लिए अच्छा होता है। इसमें 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। 9 एसेंशियल, मैंने बोला जैसे आपसे पहले कि हमारी बॉडी जो है बहुत सारी चीजें अपने आप बना लेती है, लेकिन अगर एसेंशियल टोटल 22 अमीनो एसिड्स होते हैं, लेकिन उसमें से 9 एसेंशियल होते हैं। अगर वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं है आपकी डाइट में, तो आपकी जो जो बचा हुआ प्रोटीन है, वो एनर्जी देने का काम करने लगता है, वो प्रोटीन का काम नहीं करता। सो दिस इज कॉल्ड वेस्टेज ऑफ प्रोटीन। तो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स की वजह से ये एक शानदार कॉम्बिनेशन है। ये 80% प्रोटीन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से इसका पिडिकास 1 है और ये 98% इसका एब्जॉर्प्शन है। डायबिटीज के केस में मैं इस प्रोटीन को क्यों सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि डायबिटीज में वेस्टेज बहुत होती है, बॉडी में आपका इंटरनल वियर एंड टीयर बहुत ज्यादा होता है।
आपके लिवर, आपका किडनी, आपकी आपकी जो, जैसे मैंने आपको रेटिनोपैथी के बारे में बताया, जैसे आपको मैंने न्यूरोपैथी के बारे में बताया, तो शरीर का जो नुकसान होता है उसमें ये रिपेयरिंग का काम करता है। अगेन ओमेगा 3 फैटी एसिड, सैल्मन ओमेगा 3, इसको मैं इसलिए संस्तुत करती हूँ क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बोला कि ABC, यानी कि हमको अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, हमको ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करना है, हमको कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है। हमारी जो सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन, लिपिड, लाइपो मीन्स लिपिड। तो इसमें जो लिपिड का पार्ट है उसमें हमारे जो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। नॉर्मल कंडीशन में 1:5 होना चाहिए आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड का। लेकिन जो हमारी इंडियन डाइट है उसमें हमारा 1:50 to 70 ओमेगा 6 फैटी एसिड 50 पार्ट्स एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड 1 पार्ट। तो ये कॉम्बिनेशन जो है इसको आप सैल्मन ओमेगा 3 से पूरा कर सकते हैं। देन इसके अलावा कुछ और भी न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी जरूरत होती है। अभी आपको ऐसे फील हो सकता है कि इतने सारे न्यूट्रिएंट्स मैं कैसे यूज कर सकती हूँ, क्योंकि अगर वो डायबिटिक पेशेंट है तो वो साथ में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की दवाएं भी ले रहा होगा। हो सकता है उसका कोलेस्ट्रॉल भी हाई हो, कोलेस्ट्रॉल के लिए वो दवाएं ले रहा होगा, तो वो एकदम परेशान हो जाता है कि मैं इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे ले सकती हूँ। लेकिन मैं फ्रेंड्स में आपको बता दूं कि अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को नहीं लेकर के चलेंगे तो आपकी पर ईयर 10% मेडिसिन बढ़ने जा रही है। इसीलिए इनकी आवश्यकता होती है, जिसमें मैंने पहले जो 3 फाउंडेशन रेंज के प्रोडक्ट्स दिए हैं वो मस्ट हैं। उसके बाद अगर अगर किसी को इंटेस्टिनल बैक्टीरियाज, जो हमारे हेल्दी बैक्टीरियाज हमारी आंतों में होते हैं, उनको बढ़ाने के लिए अगर गैस्ट्राइटिस बहुत ज्यादा है तो आप नेचुरल बी ले सकते हैं। नेचुरल बी के और बहुत, आपके ब्लड में होमोसिस्टीन लेवल को ये कंट्रोल करता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो नेचुरल बी कंट्रोल करता है। देन एक मैंने इसमें आंवले की ऐड की है। आंवले की, ये आंवला, हरड़ और बहेड़ा, जो हमारा एंशियंट इंडिया है उसमें ये आयुर्वेद में इन चीजों का बहुत ज्यादा महत्व है। जिसमें जैसे एक एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं रसों के बारे में अगर आपसे बात करूं तो हमारे आयुर्वेद के हिसाब से हमारे भोजन में पंचरस होने की आवश्यकता होती है, जिसमें मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन और कसाव। तो ज्यादातर ये कसाव मीठा बड़ा स्वादिष्ट होता है, हम लोग शौक से खाते हैं। चटपटा नमकीन भी खा लेते हैं, मिर्च भी खा लेते हैं, लेकिन ये कसाव रस की कमी हो जाती है, जिसमें जिसमें जैसे जामुन है, आंवला है, हरड़ है, इन चीजों में ये कसाव रस होता है। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल आंवले का लेती हूँ, तो इसमें कोलिन नाम का जो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो 256 मिलीग्राम आंवले में पाया जाता है, जबकि आपकी पर डे की डाइट जो है वो 500 मिलीग्राम है। तो इसलिए ये एक शानदार न्यूट्रिएंट होता है जो कि आपके मिथाइलेशन की प्रोसेस में, आपके जो नर्व इम्पल्सेस हैं वो प्रॉपर तरीके से काम करें, उसके लिए इसकी आवश्यकता होती है। इसलिए मैं इस न्यूट्रिएंट को आपको साथ में बता रही हूँ, आप अपनी सुविधा के हिसाब से ले सकते हैं। देन मिल्क थिसल, इसमें सिलीमेरिन नाम का एक तत्व होता है। करक्यूमिन इसमें पाया जाता है जो आपके लिवर हेल्थ को, क्योंकि ऐसे में कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स आपको आती हैं जिसमें आपका लिवर भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है जिसको आप हेल्दी रख सकती हैं। अक्सर फैटी लिवर, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप इसको यूज कर सकती हैं। फाइबर फाइबर इज, ये जो न्यूट्रलाइट का फाइबर है दिस इज वाटर सॉल्युबल फाइबर। इसमें गॉर्गम, इन्यूलिन एंड माल्टोडेक्स्ट्रिन, ये 3 तरह के फाइबर्स को इस्तेमाल किया गया है। और ये फाइबर तो डायबिटिक के केस में इसलिए मस्ट है क्योंकि ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम करता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि जो हमने भोजन किया और उससे जो शुगर रिलीज हो रही है ब्लड में, उस वो किस स्पीड से रिलीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, जैसे कि कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं, कुछ मिथ होते हैं। कोई लोग सोचते हैं ना कि तरबूज में तो सिर्फ पानी ही पानी है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। नहीं,
तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। तो डायबिटिक पेशेंट को अपने शुगर को देखते हुए बहुत ही कंट्रोल्ड कंडीशन में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। यह हमारे जैसे कि मैगी 2 मिनट है ना, इस तरह से हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारी ऐसी डाइट है। जैसे हमारे एंशियंट टाइम से हम लोग सत्तू का इस्तेमाल कर रहे हैं। देन हम लोग ये पफ्ड राइस, लाई का, चूड़े का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे इंस्टेंट नाश्ते हुआ करते थे पुराने समय से। लेकिन शुगर के पेशेंट को इसको संभाल कर इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये पार्शियली कुक्ड है। ये आपकी बॉडी में जाते ही तुरंत शुगर रिलीज करना शुरू कर देगा। तो इनका कंट्रोल यूज करना चाहिए। और फाइबर जो क्या करता है, ये आपको एक बेस देता है आपके इंटेस्टाइन को में गुड बैक्टीरियाज को प्रोलिफरेट करने के लिए। ये एक बेस देता है। ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बढ़ाता है, कम करता है, जिससे कि आपका शुगर धीमे धीमे रिलीज होता है। इसके अलावा ये आपका जो है डिफिकेशन में मदद करता है, जिससे कि आपको तेजी से आपका इंटेस्टाइन में से गंदी चीजें बाहर हो जाती हैं। और फिर आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन है, वो हैम्पर्ड नहीं होता है। इसी तरह से विटामिन सी का रिकमेंडेशन इसलिए है क्योंकि विटामिन सी इज एन एंटीऑक्सीडेंट। ये आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रोकता है। डायबिटीज की कंडीशन में जो बॉडी का ऑक्सीडेशन लेवल है वो बहुत हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आपको डीजेनरेशन की प्रोसेस तेज हो जाती है। और एक जबरदस्त प्रोडक्ट है इसका, हर्ब है मधुनाशिनी, शुंठी एंड त्वक। इसमें क्या है कि अदरक और दालचीनी और मधुनाशिनी में सिल्वेस्ट्रा, जिम्निमा सिल्वेस्ट्रा, ये एक ये हर्ब है, एक प्लांट है, जिम्निमा सिल्वेस्ट्रा, जो जिसका बहुत जबरदस्त रोल है। ये बॉडी में शुगर के एब्जॉर्प्शन को लेकर के, आपके लिपिड मेटाबॉलिज्म को लेकर के, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये तीनों में काम करता है। ये वेट कंट्रोल में मदद करता है। ये बीटा सेल रीजेनरेशन में मदद करता है। और इस हब का ये इतना कॉम्बिनेशन इसका इतना बढ़िया है कि ये आपको मदद करता है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपनी डाइट में जो आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन है, अगर आप उसको ले रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप अपने डाइट में प्रोटीन को ले रहे हैं तो आपको गुड क्वालिटी प्रोटीन लेना है। ऐसा प्रोटीन लेना है जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। अगर आप अपने डाइट में कार्ब्स को ले रहे हैं, ग्रेन्स को ले रहे हैं, तो आपको कोशिश करना है कि आप मिलेट्स को लें, नहीं तो आप ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें, नहीं तो आप होल ग्रेन को यूज करें। आप मैदे को नहीं इस्तेमाल करें, चीनी को नहीं। क्यों? क्योंकि ये बहुत तेजी से ब्लड में शुगर को रिलीज करते हैं और वो एकदम से शूट अप करता है ब्लड शुगर, और फिर वो जाकर के हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज करता है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से ये मेरी जानकारी जो मेरे पास थी मैंने आपको दी। आप एक्सरसाइज, एटीट्यूड, खुश रह करके, अपने रेस्ट को प्रॉपर रख करके, और देन आप अपने न्यूट्रिशन को मैनेज करके अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। इवन कंट्रोल ही नहीं, रिवर्स कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच विद दिस।